गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हम लोगों ने तत्वों को लेकर कुछ नियमों का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम इस्तेमाल करके, विद्युदात्मकता का नियम इस्तेमाल करके हम लोगों ने अणुसूत्र प्राप्त किए थे। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं उसके बाद वाला टॉपिक, द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुणधर्मों में असंगतता। जैसे कि हम लोग कोई भी एक समूह लेते हैं तो समूह का जो पहला तत्व होता है उसके गुणधर्म नीचे के अन्य तत्वों के गुणधर्मों से वो अलग पड़ता है। जैसे लिथियम के गुणधर्म इस तत्व से अलग होंगे, बेरिलियम के गुणधर्म इस तत्व से अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि भाई लिथियम और बेरिलियम, लिथियम जो है वो सहसंयोजक बंध बनाता है, जबकि उसके नीचे के जो तत्व हैं वो आयनिक बंध बनाते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि लिथियम और बेरिलियम की, तो वो क्रमशः मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से उनके गुणधर्म जो है वो मिलते जुलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई ये आवर्त कोष्ठक है, ठीक है ना। तो आवर्त कोष्ठक में लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, जैसे कि ये वाला लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ गुणधर्म समान है, जबकि बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ गुणधर्म समान है। और ये जो मैंने लकीर बनाई है ये एक तरह का विकर्ण बताता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विकर्ण में रहे हुए कुछ तत्व जो हैं वो उनके गुणधर्म समान पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आवर्त गुणधर्म में इस तरह की जो समानता होती है उसे हम लोग विकर्ण संबंध के तौर पर जानते हैं, उसे कहा जाएगा विकर्ण संबंध। अब एस और पी ब्लॉक के तत्वों के समूह अन्य सदस्यों की तुलना में प्रथम तत्व के भिन्न रासायनिक व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं कि भाई ये जो तत्व हैं वो अन्य तत्वों से क्यों अलग पड़ते हैं। कोई भी समूह का पहला तत्व उसके नीचे रहे हुए अन्य तत्वों से क्यों अलग पड़ता है, उसका ये व्यवहार असामान्य क्यों है। क्योंकि इन तत्वों का आकार छोटा होता है, उनका आवेश और त्रिज्या का अनुपात अधिक होता है, विद्युत-ऋणात्मकता अधिक होती है और उसमें 4 सहसंयोजक कक्षक बनाने के लिए प्राप्त होता है। तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वर्गों के प्रथम सदस्य में सिर्फ 4 सहसंयोजक कक्षक बंध बनाने के लिए प्राप्य होते हैं, जबकि वर्गों में द्वितीय सदस्य हेतु वो 9 सहसंयोजक कक्षक होते हैं। फलस्वरूप हर वर्ग के प्रथम सदस्य के लिए अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। उदाहरण रूप से बोरॉन, केवल अगर बोरॉन की बात की जाए, ठीक है ना, तो अगर हम लोग बोरॉन की बात की जाए तो बोरॉन जो है अन्य 4 फ्लोरीन के साथ अणु बना सकता है, लेकिन उसके नीचे रहे हुए बोरॉन कौन से नंबर के समूह का पहला तत्व है, बोरॉन 13वें समूह 13वें वर्ग का पहला तत्व है। वो फ्लोरीन के साथ 4 फ्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, लेकिन उसी 13 वर्ग के नीचे रहे हुए, बोरॉन के नीचे रहे हुए जो तत्व होते हैं वो उससे अधिक जो है वो बनाते हैं। जैसे बाल, गाल, टाल, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था ना। हाँ, तो उसके नीचे जो एल्यूमिनियम है वो 6 फ्लोरीन के साथ अपने यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये व्यवहार बोरॉन का पहला ऊपर का जो व्यवहार है वो अन्य तत्वों से कैसा है, भिन्न होता है। अन्य तत्वों के पी विभाग के तत्वों में समूह के प्रथम सदस्य स्वयं से एवं द्वितीय आवर्त के अन्य सदस्यों से पी पाई बंध बनाने में प्रबल जो है वो योग्यता रखते हैं। अब पी कक्षकों की बात आ रही है कि भाई पी ब्लॉक में जो तत्व हैं उसके जो प्रथम सदस्य हैं वो खुद के साथ या तो अन्य के साथ पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। पी पाई बॉन्ड जो होता है ना वो डबल बॉन्ड होता है, जो होता है वो डबल बॉन्ड। तो वो एक से अधिक बॉन्ड बनाता है, या तो वो डबल बॉन्ड बनाता है या तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ जैसे कि नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये गुणधर्म है उनका, ठीक है। हाँ, इस तरह से। चलो अब उदाहरण 3.9 की बात करते हैं।
क्या एल्यूमिनियम की यौगिक में एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था और सहसंयोजकता समान है? तो उसके लिए हम लोग ज्ञात करना पड़ेगा। अब ऑक्सीकरण अवस्था और सहसंयोजकता कैसे पता चलती है? देखो ये जो है ना 12वीं का यहाँ पे सवाल पूछा गया है, बाकी 12वीं में तो आपको आएगा ही आएगा, वैसे मैं यहाँ पे चला देता हूँ। देखो वैसे तो एल्यूमिनियम 13 नंबर का तत्व है, इसलिए उसकी संयोजकता +3 है, फिक्स है, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था कहो, संयोजकता कहो, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गिन के आपको 3 मिलेगा और ये प्लस है क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है। अब उसकी सहसंयोजकता कितनी है? तो सहसंयोजकता जो है ना वो यहाँ पर हम लोग गिन के बताएंगे। तो है गिन के यहाँ पर जो है हम लोग कैसे बता सकते हैं कि भाई H2O जो है उसके लिए 5 होगा, 5 जो है 1 होगा, 5 और 1 जो है 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 12/2 हो जाएगा तो वो 6 आएगा। तो उसकी जो है संयोजकता जो है वो 6 होती है, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा चर्चा हम लोग 12वीं में करेंगे, अभी आपको जो है नहीं करनी है, ठीक है। और वैसे तो ये पूछा भी नहीं जा सकता। 3.7.3 इसकी संयोजकता 3 मिल जाती है और इसी तरह से जो है हम लोग 6 भी प्राप्त कर सकते हैं। चलो, वैसे मुझे इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक नज़र आ रही है। संयोजकता भी इसकी 3 आ रही है, अगर यहाँ पे 2 होता ना, 2 इधर यहाँ 2 होता ना तो वो 6 हो जाता। H2O 0 होता है, क्लोरीन -1 होता है, -1 × 2 होता है, -1 उस तरफ जाएगा, +1 +2 उस तरफ होता है, +2 और +1 3 होता है, और ये 2 सामने जाएगा तो ×2 हो जाएगा, तो 3 × 2 जो है 6 होएगा। कोई बात नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक मैं देख लेता हूँ। रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा आवर्तता। चलो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा आवर्तिता। देखो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जो जो अभ्यास किया है ना, लगभग उसका जो है यहाँ पर रिवीजन है। हमने कुछ मौलिक गुणधर्म जैसे कि परमाणु अथवा आयन अंतरिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा संयोजकता में आवर्त प्रवृत्ति का अध्ययन किया, ठीक है ना। आवर्त प्रवृत्ति मतलब हम लोगों ने समझा ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा। अब तक हम यह जान गए हैं कि आवर्तिता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको आएगा वो चैप्टर नंबर 3 जो है इजीली कर पाएगा। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अभिव्यक्ति है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही जो है भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म पता लगा सकते हैं। तत्व के इन मौलिक गुणों और रासायनिक गुणों में संबंध खोजने की कोशिश अब हम करेंगे। अब हम जानते हैं कि आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या घटती है। मैंने सिखाया ना आप लोगों को कि आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या के साथ संलग्न है, परमाणु त्रिज्या घटेगी, आयनिक त्रिज्या भी घटेगी। फलस्वरूप आवर्त में आयनन एंथैल्पी सामान्यतः बढ़ती है। अगर छोटा आयतन होता है तो आयनीकरण एंथैल्पी बढ़ेगी तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक और ऋणात्मक होता जाएगा। आवर्त में सबसे बाईं ओर स्थित तत्व की आयनन एंथैल्पी सबसे कम है और सबसे दाईं ओर के तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जिसका आयतन सबसे छोटा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक ऋण होगी। तो इसका पूरा निचोड़ है, वो मैं सब यहाँ पे फिर से नहीं समझा सकता, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, वो तो हम लोग जो है थियरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आवर्त सारणी नोट करना है कि उत्कृष्ट गैसों में पूर्णतः भरे कोष होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन हम लोग दूर नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त भी नहीं कर सकता, ठीक है। आवर्त सारणी में दोनों छोरों पर सबसे अधिक और मध्य में सबसे कम रासायनिक क्रियाशीलता होती है। इस प्रकार सबसे बाईं ओर अधिकतम रासायनिक अभिक्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाकर प्रदर्शित होती है और सबसे दाईं ओर इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋण आयन बनाकर प्रदर्शित होती है। इस गुण का संबंध तत्वों के अपचयन तथा उपचयन व्यवहार से करेंगे, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे, तो सब बाद में ही पढ़ाना था ना। तत्वों की धात्विक तथा अधात्विक विशेषता का इससे सीधा संबंध है। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी और अधात्विक गुण में बढ़ोतरी होती है। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया भाई। तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता उनकी ऑक्सीजन और हैलोजन से क्रिया कराकर प्रदर्शित की जा सकती है। यहाँ ऑक्सीजन से तत्वों की अभिक्रिया कर हम विचार करेंगे बाद में। चलो देखते हैं। आवर्त के दोनों किनारों के तत्व,
ऑक्सीजन से सरलतापूर्वक संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे बाईं ओर के तत्वों के साधारण ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होते हैं, जैसे कि सोडियम सबसे बाईं ओर है, ठीक है। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन अवस्था -1 -2 और सोडियम की +1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों को अणुसूत्र मिलेगा N2O। जो सबसे दाईं ओर है उनके ऑक्साइड सबसे अम्लीय होंगे, तो ये अधिक क्षारीय होगा, ये सबसे अधिक क्षारीय होंगे, बेजिक होंगे, ठीक है। और सबसे दाईं ओर उनके ऑक्साइड सबसे अम्लीय होंगे, जैसे कि क्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो उसके लिए अणुसूत्र मिलेगा 2 और 7। क्यों 7 लिखा क्लोरीन का? देखो क्लोरीन जो है वो बाह्यतम कक्षा में 7 होगा, ऑक्सीजन जो है वो बाह्यतम कक्षा में 6 होता है। 6 में से 2 घटा देते तो माइनस मिलता है, और ये 7 के 7 रखने पड़ते हैं, क्योंकि क्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए 7 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, इसलिए ये मिल जाएगा। तो ये क्या होते हैं? सबसे अधिक अम्लीय होते हैं, सबसे अम्लीय, सबसे अम्लीय। तथा मध्य के तत्व के ऑक्साइड उभय गुणधर्मी होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और आर्सेनिक के ऑक्साइड कैसे होते हैं? उभय गुणधर्मी। उभय गुणधर्मी क्या होते हैं? कि जिनमें एसिडिक भी होता है और बेजिक दोनों के गुणधर्म होते हैं। बोलो समझ में आया? उदाहरण नंबर 3.10 क्या कहता है कि जल से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शाई गई Na2O एक क्षारीय एवं अम्लीय ऑक्साइड है। वो कैसे पता चलेगा? तो वो तो जो है यहाँ पर हम लोग जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा, बात अभी हम लोगों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। आगे के जो चैप्टर हैं ना ऑक्सीडेशन अवस्थाओं वाले, उनके अंदर हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो उसको उदाहरण को हम लोग रहने देते हैं, तो जब चलेगा तब हम लोग आपको सिखा देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक वो जो पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ लिया है। उसके बारे में आगे थोड़ी जानकारी दी है कि निरूपक तत्वों की तुलना में संक्रमण धातुओं का आवर्त में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन बहुत कम होता है। परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन आंतरिक संक्रमण धातुओं के लिए और भी कम होता है। मतलब कि जैसे ही हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या में कोई ज़्यादा परिवर्तन उसमें देखने को मिलेगा नहीं। उसके कहने का मतलब ये है। आयरन एंथैल्पी S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्य है। परिणाम स्वरूप ये तत्व वर्ग 1 और 2 की धातुओं की तुलना में कम विद्युत धर्मीय है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद लिखा गया है कि मुख्य वर्ग के तत्वों में उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने से सामान्यतः परमाणु तथा आयन त्रिज्या बढ़ती है, फलतः धीरे धीरे आयन एंथैल्पी घटती है और आयन नदी एंथैल्पी, मतलब कि ये जो हम लोग ने चैप्टर में सीखा है वो सब कुछ यहाँ पे शॉर्ट में दिया है। इस प्रवृत्ति को उनको अपचयन उपचयन के गुणधर्म से जोड़ा जा सकता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से लिखा है कि बाद में पढ़ेंगे, तो सब आएगा आगे के चैप्टर में। संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति इसके विपरीत होती है। इसे हम परमाणु आकार और आयतन एंथैल्पी से समझ सकते हैं, आयनन एंथैल्पी से समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो आप लोगों का यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है चैप्टर नंबर 4 के लिए जो है मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जो है इसको पढ़ें और समझें।